अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बर तो आपको पता है जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार है और गर्म है, जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं आटा चीनी स्कैंडल के सिलसिले में, और उसकी जो इंक्वायरीज़ हो रही हैं, जो पेशियाँ हो रही हैं, जो और इसके अलावा आईपीपीज़ के सिलसिले में जो बहुत बड़ी इंक्वायरी हो रही है। और ये ऐसा एक स्कैंडल है, दोनों ऐसे स्कैंडल हैं कि जिनके अंदर कौम का यानी अरबों खरबों रुपया जो है वो कौम से लुटा गया और कौम को इसका टीका लगाया गया और आवाम को बिजली महंगी मिली। महंगी बिजली से चीज़ों की कास्ट बढ़ी। कास्ट बढ़ने से इंसान जो पाकिस्तान है वो बैन अवी मंडी में अपने जो कंपटीटर्स हैं उनका मुकाबला करने से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ना कर सके। और बहुत सारी इंडस्ट्री हम सुनते रहे कि पीपल्स पार्टी के दौर में और पिछले नून लीग के दौर में वो बंद होती रही और शिफ्ट होती रही मुल्क से, हत्ता कि बांग्लादेश बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई। और ऐसे तरीके से ये सब कुछ किया गया। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में तो जब रहमान मलिक वज़ीर दाखिला थे, उस वक्त हम ये तक सुनते रहे कि इतनी यानी फैसलाबाद में जो इंडस्ट्री थी वो ख़राब हुई और उसकी वजह से इतनी बेरोज़गारी हुई, लेकिन उन बेरोज़गारों को एहतजाज तक करने नहीं दिया गया। इतनी सख्ती की गई कि वो रोडों पे भी यानी लोग बेरोज़गार हुए, मुल्क का नुकसान हुआ और लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपनी बेरोज़गारी का गिला करने के लिए गवर्नमेंट से सड़कों पे आके एहतजाज भी नहीं कर सके। यानी कि एक तरह से यानी खूब उनको मारा भी गया, लोगों को फाइनेंशियली, और उनको रोने भी नहीं दिया गया। तो ये जो सारी सूरत हाल है, आज वो लोग जो इसके करने का बायस बने, आज उनके लिए एक मुश्किल वक्त है और वो परेशान हैं और ऑफर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जो पहले किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे। और आंखें दिखाई शुरू में उन्होंने गवर्नमेंट को, जब इंक्वायरी का नाम लिया गया, और फिर उन्होंने बातें भी बनाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके एक नुमाइंदे ने की जो गवर्नमेंट में भी हैं। तो उनकी आईपीपीज़ के नुमाइंदे के तौर पे उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन अब वो जो है घुटने टेकते हुए नेगोशिएशंस नहीं करने को तैयार हैं और सिरे से ही नुमाइंदों को उलट पुलट ताकि ना कर दे गवर्नमेंट और बुनियादी चेंजेस उसमें लाए। तो ये है कि चलो कुछ खामियां, कुछ बातें मान लेते हैं, कुछ अपने आप को बचा लेते हैं जो बचता है, और सारा कुछ ही ना जाता रहे। तो ये वो दबाव है जो गवर्नमेंट का नज़र आ रहा है ऐसे लोगों के ऊपर। लेकिन अब ये एक और बात जो सामने आ रही है जो बड़ी दिलचस्प है, अब ऐसे लगता है जो माहौल बन गया है कि जितने भी लोग जिन्होंने कुछ किया हुआ है वो उनको एक खौफ में मुबतला हो गए हैं। वो जो आज तक बचते आए थे, जिनकी इंक्वायरियाँ खुलती और बंद होती आई थी, वो लोग जो हैं वो सारे के सारे परेशान हैं कि किस वक्त हमें भी हाथ पकड़ने वाला है। उनमें जो सबसे नुमाया ग्रुप है वो चौधरी बरदरान का है, जो गुजरात के हैं और हुकूमत के इत्तेहादी हैं। और चौधरी साहिबान को अब ये है कि उनकी इंक्वायरीज भी गाहे गाहे खुलने लगी थी, जो फिर डील हो जाने पे या जो खोलने वाला है उसकी साथ कुछ मामला तय पा जाने के बाद बंद हो जाती रही। तो अब ये है, लेकिन वो सियासी तौर पे खोलने वाले लोग थे, और जब ये उनके साथ मिल बैठते तो वो उसको इंक्वायरी को बंद कर देते कि नहीं नहीं ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन बात यह कि केसेस वो ख़त्म नहीं किए गए। वो केसेस जो ख़त्म नहीं किए गए वो फिर किसी वक्त खुल सकते हैं। अब इनको ये ख्याल हुआ कि हमारे खिलाफ जो केस हैं उनके अंदर भी कुछ होने वाला है, या तो इनको अंदर से कोई इनसाइडर था जिसने खबर दी कि ऐसा कुछ होने वाला है, आप अपने लिए कुछ कर लें। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए, हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी कि इसको नैब को जो है हमारे खिलाफ कुछ करने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद नैब ने तरदीद की कि ऐसा तो कुछ हमने नहीं किया जिसकी वजह से इनको कुछ परेशानी हुई हो। लेकिन बहरहाल समझने वाले समझ गए कि हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पे उन्होंने इसको खौफ के तहत ये अपनी वो की कि ये एक तो नैब के ऊपर केस कर दिया कि ये जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये केस करना, हमारे इस केस को करना और नैब की जो इख्तियारात है उनमें नहीं आता। और दूसरा ये है कि ये पहले कई दफ़ा खुले और बंद हो चुके हैं, लिहाजा इनको सेटिस्फाइड कर दिया जाए और हमें नैब के शर से बचाया जाए। अब इस सूरत हाल में ये क्यों डेवलप हुई, क्यों बनी, कहने वाले समझने वाले समझ रहे हैं कि ये कहानी शुरू होती है मौलाना फजल रहमान के धरने से।
धरने के अंदर जब नेगोशिएशंस की गई और चौधरी बरदरान को बीच में एज ए सालिस डाला गया कि चलो सालिस नहीं बल्कि मुज़ाकरात कार के तौर पर डाला गया, और तो उन्होंने उनसे मुज़ाकरात करके मौलाना से मामलात को कुछ सेटल किया और कुछ ऐसी बातें की जो मौलाना बाद में दावा करते रहे कि हमें यकीन दहानी कराई गई है, कुछ बाद में आपके मुतालबात कुछ देर में, कुछ महीने में, कुछ दिन के बाद आप फिक्र ना करें, वो सब कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हैं। तो वहाँ से जब इस कहानी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो बातें खुलती चली गई। अब मशहूर बात है, इंसान आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब बात मुंह से निकल जाती है वो पराई हो जाती है, वो फिर कहीं भी जा सकती है। जब बात आपके मुंह से निकल जाए तो वो ट्रैवल कर सकती है कहीं भी। तो वो ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब को पता चलता गया कि मेरे सामने तो ये कुछ और तरीके से चलते हैं और पीछे जो मेरे कमर के हैं कुछ और तरह से बातें करते हैं। आपस में जब बैठते हैं अपने ग्रुप में और जहाँ सारे ये सियासी हैं तो वो मेरे बारे में कुछ और लैंग्वेज इनकी होती है। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को मालूम होती है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे ज़राए होते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो अपनी ज़राए के अलावा जो हर आदमी है वो प्राइम मिनिस्टर को खुशनुदी हासिल करना चाहता है और PM का कुर्ब हासिल करने के लिए, ज़ाती फ़ायदे उठाने के लिए, ओहदा लेने के लिए हर आदमी कोई ना कोई खबर पहुँचा के अपने लिए एक बेनिफिट और नरम गोशा तलाश करता है। तो इस तरह ये बातें पहुँच गई और वहाँ पे मामला कुछ हुए ख़राब। तो अब बजाय इसके कि चौधरी साहिबान महसूस करते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने डबल खेलने की कोशिश की है और वो उनको गवर्नमेंट को शक पड़ गया है, तो अब ये ऊपर से यही जाहिर करते रहे जैसे कोई ऐसी बात नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। ये शायद ऐसे ही समझे कि गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं चला और इमरान खान साहब असल बातों से, असल पहलू से बड़ा वाकफ है। लिहाजा हम यही कहें कि हम तो बिल्कुल सही है, हम पे शक किया जा रहा है, हम इत्तेहादी हैं और हम पे शक किया जाता है। अब शक करने की वजूहात तो इन्होंने खुद पैदा की और वो फिर उसके बाद शवाहिद भी मिलने लगे, उसके साथ दलाइल भी मिलने लगे कि इन्होंने क्या क्या किया हो सकता है और किस रंग में बात की है। तो ये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चौधरी साहब, परवेज़ इलाही साहब को मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, हमारे भी ये एक तरह से पुराने बड़े सियासतदान हैं और हमें इनका एक एहतराम भी है। मैं इनको इनके इंटरव्यू में से जो उन्होंने सलीम साफ़ी को दिया और किसी और को भी दिया, उसमें से जब वो सवाल कुछ करते हैं और ये जवाब कुछ और देते हैं, यानी वो तो सवाल में कुछ और जानना चाह रहे हैं और ये फिर गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद और इस तरह अंदाज में जवाब देते हैं, देखो जी हमने तो अब क्या करें, वो ये है वो है। तो वो इनके अपनी बातों से अया हो जाता है, समझने वाला समझ लेता है जो बातें इनकी इंटरव्यू में आ चुकी हैं, इनका लहजा, इनकी बात कि कितनी ज़्यादा ये गवर्नमेंट की और ना मानने पे और उसके ऊपर तनकीद के अंदाज में अपना बन के तनकीद कर रहे हैं और उसके ऊपर इमरान खान की उसको साफ तौर पे एक तरह से मतलब है कि ना समझी और गलत कह रहे हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो बहरहाल उनसे समझने वाले समझ जाते हैं। तो इन्होंने इसका ख्याल किया कि शायद इमरान खान साहब को पता नहीं है और हम ये कहें कि जी हम पे जो शक किया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, हम तो बिल्कुल मासूम हैं। हुआ ये कि इस दौरान इमरान खान को ये बताया गया कि चौधरी साहिबान जो है अपनी मतलब है कि जो 10 सीटें हैं उनके ऊपर ये हमें एक तरह से गोया ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। फिर इमरान खान को ये भी पता चला कि ये जो उसको बुलाते हैं वो उसको देते हैं हमजा शहबाज को, जो असम्बली आने देने का जो इख्तियार इस्तेमाल करते हैं स्पीकर साहब, और वो जो आके यहाँ कुछ जो कुछ करते हैं वो भी उनको ज़ाहिर है पता चला कि वो क्या करते हैं असम्बली में आके, और ये सारे बातें खुलती रहीं और चौधरी साहिबान का फेस मुकम्मल तौर पे इमरान खान के सामने आ गया। अब ये यूँ कह लें कि इस दौरान समझदार लोगों ने इस ब्लैकमेलिंग से निकलने के इंतजाम पे संजीदगी से गौर शुरू कर दिया कि कल को ये दोबारा अगर इस तरह करें और खुल के ही अभी भी बड़ी मुश्किल से ये मामला संभला है, तो ये हमारी जो थिन मेजॉरिटी है इसके ऊपर ये हमें ब्लैकमेल करें तो फिर इनका बंदोबस्त सियासी तौर पे पहले से होना चाहिए। अब ये है कि इस दौरान जब उनको सुलह हुई इमरान खान की और चौधरी बरदरान के बीच में सुलह करा दी गई और वो हो गई बज़ाहिर, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ना वो हकीकतन इन्होंने की और ना हकीकतन इमरान खान ने समझी कि सुलह हो गई है। अब दोनों ने अपने अपने पत्ते छुपा के खेलना शुरू कर दिया। तो इस दौरान इमरान खान ने तैयारी कर ली। इमरान खान को पंजाब से नून लीगी लोगों की हमायत मिलनी शुरू हो गई, कोशिश करने वालों ने कोशिश शुरू कर दी और लोग मिलने लगे।
अब इनको पता चल गया कि अब अगर ये जिस वक्त भी कोई बात करें तो हम इनकी परवाह ना करते हुए कुछ भी कर सकते हैं, तो अब इनको जो है जो टफ टाइम हमें देना चाहिए और इनको भी आड़े हाथों लेना चाहिए। शायद ये गवर्नमेंट में कहीं सोचा गया हो, जो खबर चौधरी साहिबान तक पहुंच गई। अब ये बड़ी पोजीशन अजीब हो गई इनकी। अभी ये तीनों देखे मीटिंग में इमरान खान साहब के सामने, चौधरी परवेज लाई साहब, चौधरी शुजात साहब, चौधरी इनके बेटे मोनस लाई साहब, तीनों ही बैठे हुए थे और उनसे कुछ नेगोशिएट या बातें या वजाहतें आपस में कर रहे थे। अब ये सिलसिला क्या रुक जाएगा? नहीं, मैं आपको बिल्कुल यकीन से कहता हूँ ये सिलसिला इसलिए नहीं रुकेगा कि इमरान खान जिस उसमें पड़ गए हैं सफाई के, उसमें कि एक दफ़ा सफाई करनी है सारे पाकिस्तान में जो माजी में जो प्लेयर्स अपना खेल खेलते रहे हैं, ये सारे प्लेयर्स ही हैं माजी के। नाजरीन, आप इसको यकीन नहीं समझे कि चाहे वो जरदारी फैमिली हो, भुट्टो फैमिली है, या ये जो हमारी नून लीग है, PMNN है, इनके जो सामने आ रही है बातें और स्कैंडल्स वाली और बैरूनी और अंदरूनी, इसी तरह जो इनके साथ ये शरीक गवर्नमेंट में रहे हैं चौधरी साहिबान, या इनकी अपनी गवर्नमेंट भी एक दफ़ा बनी, ये सारे लोग जो सियासत में बड़े बड़े फैमिलीज और लोग हैं, ये सारे के सारे ही सबको पता है कि ये कैसे अमीर हुए, इन्होंने पैसा कैसे बनाया। गवर्नमेंट में आके ये कोई कम कुछ ज़्यादा हर कोई पैसा बनाता है। कोई MNA MPA बनने से पहले सोचता है मैं 15 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ तो किस लिए लगा रहा हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट ही होती है। और पाकिस्तान का सियासी कल्चर है ही ऐसा है हमारे जैसे मुल्कों का कि इसमें हर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है सियासत में, और सियासत पेशा वाराना सियासत है ये, और यहाँ से आके उन्होंने अर्न करना होता है। हर आदमी ने जितना जितना उससे अर्न किया जा सके, और ये सब बिजनेस से प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि इसमें आपके पास लामहदूद इख्तियारात होते हैं, बहुत सारे वसाइल होते हैं। असेंबली के एक एक मेंबर को करोड़ों के एतबार से तरक्याती अखराजात मिलने होते हैं। उसके अलावा उनके पास और मौके, फिर प्रोटोकॉल, फिर गाड़ी, फिर MNA का झंडा, MPA MNA की एक वो जो ओहदे का जो नशा है पार्लियामेंटेरियन होने का, ये सारी चीज़ें जो है इतना कुछ है कि इसी के लिए पाकिस्तान में सियासत की जाती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई ही आदमी हो जो शायद ढूंढा जा सके कि वो इसलिए सियासत में आए और वो मकसदी सियासत करता हो, जो तनहा के अलावा कोई फ़ायदा ना उठाता हो, जो जायज़ बेनिफिट्स के अलावा कुछ ना लेता हो, और अपने मुद्दत के दौरान वो सवाए हक गोई के और पाकिस्तान की फलाह व बहबूद की बातें करने के कुछ भी ना करे। तो ऐसा सियासतदान पाकिस्तान की सियासत में आपको एक असेंबली में एक सियासतदान भी ढूंढना मुश्किल हो जाए। जी हाँ, ये एक बिल्कुल हकीकत बात है, कसमन नहीं कह सकता, लेकिन शायद चांद अल्लाह के बंदे हों जो बिल्कुल ऐसी सियासत करते हो। इन जैसे मुल्कों में, जैसे हम हैं, भारत है, इस तरह के मुल्कों में यही स्टाइल चलता है सब जगह। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में चलता ही ये स्टाइल है। हम लोग एक ज़माने में ज़िया साहब के साथ थे, ज़िया साहब को पसंद करते थे मजहबी होने की हैसियत से। उनका 11 साल दौर हमने अपनी होशो हवास में देखा, और उसमें बड़ा अच्छा रहा सारा सिलसिला पाकिस्तान का। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, हर आदमी के नकाद होते हैं, उनको बुरा भला कहने वाले लोग होते हैं, अच्छा कहने वाले उनके ज़्यादा थे, बुरा कहने वाले बहुत थोड़े से थे, लेकिन थे। आज तक वो उनको ज़िया साहब को बुरा कहते हैं, उनके वफात पा जाने के बाद, शहादत के बाद भी बुरा कहते हैं। इसी तरह भुट्टो के मुखालिफिन भी बहुत ज़्यादा थे, कुछ उसके चाहने वाले भी थे जो आज तक उसको चाहते हैं, और गलत कहने वाले उसको आज भी बुरा कहते हैं। तो उस ज़माने में जिस वक़्त के ज़िया साहब का दौर था, और उस वक़्त हमारे एतबार से बड़ा खैर का ज़माना था, हम समझते हैं उसको। फिर जो जमहूरियत के जितने अदवार आए, हमने अपनी आंखों से देखा कि मुल्क के साथ क्या हुआ, मुल्क के ख़जाने के साथ क्या हुआ। फिर तो हमने कोई खैर किसी जमहूरी दौर में देखी ही नहीं, इसे कहते हैं। खुद आप देखें कि लोग संजीदा तजिया निगार यही कहेंगे कि सियासियों ने अपने आप को कभी ऐसा अहल साबित ही नहीं कर सके कि वो भी मुल्क को चला और संभाल और
हर तरह से मुल्क को ले सकते हैं। फौज को बार बार आना पड़ता है ऐसे मुल्कों में। तो ये जो ज़िया दौर में जो हुआ वो ये था कि ये नवाज शरीफ साहब ज़िया साहब को पसंद आए और ऐसे लगा कि जैसे अब ज़िया साहब ने अपना जानशीन ढूंढ लिया है। और ये जो ज़िया साहब के चाहने वाले थे अक्सरियत में थे, हम सब उनको ढूंढ ये PML जो बनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इसमें फिर मियाँ साहब का नाम आया तो हमें सब अच्छा लगा। लेकिन उस वक्त हमें इसलिए अच्छा लगा कि हमें आगे जाके क्या होने वाला है उसका नहीं पता था। फिर जो जो मियाँ साहब की पहली गवर्नमेंट वीक हुई उस वक्त भी लोगों ने इनको अच्छा ही समझा और इनकी गवर्नमेंट टूटने पे जो है इनको मतलब है समझा ज्यादती हुई है इनके साथ। कुछ इनको ये समझा कि ये अपनी गवर्नमेंट का दिफा नहीं कर सके। कुछ इनकी भी सामने आई कि मियाँ साहब जो है ना वो थोड़ा सा कमज़ोरी भी दिखा के है, वो स्टैंड उस तरह नहीं ले सके। दूसरी गवर्नमेंट में फिर उन्होंने स्टैंड लेके एक दफ़ा असेंबली टूट गई, फिर दोबारा उन्होंने बहाल भी हुई और फिर उसके बाद फिर उनको रिजाइन कर दिया। लेकिन जो जो आगे चलते गए तो मियाँ साहब का जो सियासी अंदाज था वो अवाम के सामने जो आता गया वो एक मायूस करने वाला होता गया। जब ऐसा होने लगा तो वो जो उनके साथ अटैचमेंट रखने वाले लोग थे पुराने, वो तो उनको छोड़ गए। अब इस दौरान उन्होंने अपनी सियासत से और अपनी जो भी कह रहे हैं अपनी उस 2 दफ़ा वफाक में गवर्नमेंट मिलने से और 2-3 दफ़ा पंजाब में मिलने से अपना एक अलग हल्का असर सियासी बनाया था। वो अब उनका एक अपना नया सियासी हल्का था, एक नया वोटर था जो उनको मिल गया था। लेकिन इस दौरान भी सबने ये समझा कि ये गवर्नमेंट्स जब भी आती हैं ये अवामी ताकत से हकीकत में नहीं आती, दरअसल इस्टेब्लिशमेंट की साथ डील से और कुछ बैरूनी पावर्स के साथ डील की वजह से ये गवर्नमेंट्स बनती हैं और इनको मौका मिलता है। और पाकिस्तान में दोनों पार्टियां ही आपस में एक इत्तेहाद कर चुकी है कि हम दोनों ने बारी बारी यहाँ पे रूल करना है। ये एक मीसाक जमहूरियत के पीछे खास बात थी जो कि अवाम के सामने नहीं लाई गई और उसके अंदर ये एजेंडा था कि दोनों बारी बारी डील करेंगे। और पंजाब और सिंध जो है वो जो 18वीं तरमीम है उसके ज़रिए अपनी अपनी पावर वहाँ पे बना लेंगे मरकज़ में। मरकज़ से 18वीं तरमीम जो करा के सूबों को गैर महदूद इख्तियारात मुंतकिल करके पावरफुल बनाया गया और वफाक के हाथ में अपने मामला कम से कम छोड़े गए कि अगर वफाक में हम दोनों भी ना हो तो हम सिंध में बैठ के और आप पंजाब में बैठ के मज़े कर सकते हैं। मरकज़ी गवर्नमेंट अगर वफाकी गवर्नमेंट किसी और की भी हो तो वो हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकेगा। इख्तियारात की हम तकसीम ऐसी कर जाएंगे और ख़जाने की तकसीम ऐसी कर जाएंगे। ये भी इन लोगों ने कर लिया, अपने लिए ये रास्ता भी खोल लिया और अपनी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो गए। और वही हुआ जिसका इनको डर था कि मरकज़ में वफाक में बाकी थर्ड पार्टी की हुकूमत बन गई, जो इन्होंने सोची थी कि कभी बन जाए भी तो वो बन गई। और आज फिर जो वफाक जो अपने आप को अब 2 साल बाद बेबस महसूस कर रहा है, बहुत सारे मरकज़ के मामला मरकज़ के पास मामला कंट्रोल में नहीं है क्योंकि 18वीं तरमीम में वो इख्तियारात सूबों को इतने ज़्यादा दिए जा चुके हैं और जो पैसे की तकसीम है वो इस तरह की जा चुकी है तय कि मरकज़ के पास ना पैसा बचता है ना कोई उसको इख्तियार है बहुत सारे मामला को मुल्क में ठीक करने का। ये इन्होंने मिलजुल के अपने लिए सारा इंतज़ाम किया जिसको अब अवाम भी समझ रहे हैं और जिसको ये खुद भी जानते हैं और वफाक भी और वफाकी कुव्वतें भी और इस्टेब्लिशमेंट भी इसको रियलाइज कर चुकी है। अब ये एक जंग है जो इस वक्त जारी है और इसमें हर कोई अपना जोर लगा रहा है और इस जंग को इस वक्त में खेला जा रहा है, लड़ा जा रहा है कि जिस वक्त दुनिया पूरी कोरोना से गुजर रही है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की हर सरहद ही गैर महफूज है, ईरान वाली भी गैर महफूज है, अफगानिस्तान वाली भी गैर महफूज है और इंडिया वाली तो इंडिया के सारा बॉर्डर जो है वो तो है ही गैर महफूज। यानी हर तरफ से पाकिस्तान साजिशों और खतरात में घिरा हुआ है।
कोरोना का मसला अलग चल रहा है, और फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान में अपनी इंतहा का इन 2 सालों में था। हुकूमत के शुरू में बेइंतहा था, जो बाद में कुछ मैनेज कर लिया गया। ये चौमुखी लड़ाई जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त लड़ रही है, इमरान खान की हुकूमत, जिसके पास के अपनी गवर्नमेंट में और अपनी कबीना में भी इमरान के पास सारे लोग उसके हम ख्याल या उसी सोच के बिल्कुल नहीं है जो इमरान सोच रखता है। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, आप सोचिए कि किस तरीके से इस सारे मामला से निपट रहा है इस वक्त। लेकिन मुश्किल के साथ साथ अल्लाह की मदद होती है। इमरान खान ऐसे प्राइम मिनिस्टर है कि जो अपने खलूस और साफ नीति की वजह से हर तरफ से अल्लाह की मदद उनको आ रही है, अंदर से भी और बाहर से भी, बैनुल-अक़वामी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी, डीप स्टेट से, एस्टेब्लिशमेंट से और बाहर दुनिया पूरी से, आलम इस्लाम से। ऐसे अल्लाह ताला मामला चला रहे हैं कि ये सब कुछ देखते हुए हर वो आदमी जिसने कुछ किया है वो डर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिचुएशन एक बड़ी ही अच्छी और हौसला अफजा है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में वो लोग डर रहे हैं जिनको डरना चाहिए। आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता हो रहा है और सस्ता होने वाला है, और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला बिजली के रेट्स कम किए जाएंगे। और जब बिजली के रेट्स कम हो गए, बिजली के रेट कम हो गए और पेट्रोल भी सस्ता हो गया, गैस सस्ती हो गई, और तीसरी चीज क्या है, डॉलर का रेट भी कुछ गिर गया। तो ये 3 चीजें मिलके ना सिर्फ हर चीज इसकी वजह से इफेक्ट हो रही होती है, इनके महंगा होने से, कैरेज महंगी पड़ रही होती है, चीज़ों की कॉस्ट बढ़ी होती है, इंपोर्ट पे ज़्यादा खर्चा आ रहा होता है, जो चीज़ें इंपोर्ट की जा रही होती हैं, अंदरूनी मुल्क अखराजात बढ़ जाते हैं हर आदमी के। वो सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के ऊपर ये अखराजात कम होंगे, चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई बहुत ज़्यादा नीचे आएगी इंशाअल्लाह ताला, और अवाम को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान की अवाम को पहली दफ़ा एक बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, और अवाम को जब रिलीफ मिल जाए, कोई साजिश फिर ना हो पाती है, साजिश तैयार ही नहीं हो पाती है गवर्नमेंट के खिलाफ, और चलना उसने क्या है, सब मामला इंशाअल्लाह ताला फिर ठीक हो जाते हैं। ये ज़्यादा दौर में ऐसे था, मुल्क में माशी सुकून था, महंगाई नहीं थी, अवाम अपनी जगह खुश और मुतमईन बैठे थे। सियासतदान लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और अखबारों में सियासी हांडी में एक मसनूई जोश पैदा कर करके, बयानबाजी कर करके और आपस में मीटिंगें करके माहौल बनाते थे, अवाम साथ नहीं देते थे। लिहाजा वो हांडी का उबाल हांडी में वापस बैठ जाता था। ज़िया साहब 11 साल मजे से हुकूमत करते रहे, कोई शोर शराबा बड़े पैमाने पे नहीं हो सका। MRD की तहरीक बनी, चली, बड़े सियासतदान सारे इकट्ठे हुए, और क्या कुछ होता रहा। कई एफर्ट्स ज़िया साहब के खिलाफ की गई, और फिर बैनुल-अक़वामी दुश्मन उनके इतने थे कि पता नहीं कितनी ही अनगिनत उनको मार देने की जो अटेम्प्ट्स थी वो नाकाम हुई। वो तो जिसमें शहीद हुए वो तो पता नहीं कोई 15वां 11वां 18वां हमला होगा जिसमें वो साजिश कामयाब हो गई और ज़िया साहब इस दुनिया से चले गए। जाहिर सी बात है, इंसान ने किसी दिन जब जाना होता है तो वो बुखार से भी चला जाता है, वो बीमारी से भी चला जाता है, उस दिन उसका वक्त आ गया होता है। तो अल्लाह ताला ने उन दुश्मनों की कार्रवाई का उनको शिकार किया। जो जंग वो लड़ रहे थे, उसी जंग के लड़ते हुए उसी के अंदर वो शहादत की मौत पाके अल्लाह ताला के पास चले गए। और शहादत तो एक मोमिन की महराज होती है, वो तो मांगता है कि वर्दी में दुश्मन के हाथों मारा जाऊं, अपनों के हाथों ना मारा जाऊं। लेकिन ये बद अजीब वो है कि अपने भी साथ शरीक होते हैं तो दुश्मन कामयाब होते हैं। यहाँ भी अपने शरीक थे, लेकिन कार्रवाई दुश्मनों की थी। अपनों की मदद से दुश्मनों ने अपने दुश्मन को
ठिकाने लगाया और वो जो दुश्मन जिसको समझा था उसने शहादत पाई। उनकी जनाजा, इतनी बड़ी गवाही, चंद मुसलमान किसी के जनाजे में शरीक हो जाए और नेक लोग हों और उसकी अच्छी गवाही देते हो, अल्लाह ताला के यहाँ मग़फ़िरत के फैसले हो जाते हैं। ये तो बिला मुबालगा हजारों का जनाजा नहीं था, ये लाखों का था। इतनी ऊंचाई से हेलीकॉप्टर भी पूरे मंजर को, पूरे उस लोगों के दायरे में ले नहीं पा रहा था लूप में, कि एक दफा पूरा मंजर जहां से लोग चल रहे हैं, जहां तक जा रहे हैं, वो सारा उसमें आ सके। हेलीकॉप्टर भी नहीं ले सकता। हम उसमें थे, मैं उसमें शरीक था। जो हमने देखा, जो हमने महसूस किया, अवाम के अंदर जो जोश था, बगैर किसी सियासी एफर्ट के, बगैर गाड़ियां चला के सियासी तौर पर लाने के, खुद लोग पूरे पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक की गाड़ियां हमने पार्किंग एरिया में खड़ी देखी और हम हैरान थे कि सियासी तौर पे तो कुछ भी जनाजे के लिए नहीं किया गया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये जनाजा में लोग इतनी दूर दूर से खुद पहुंचे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा लेट किया गया, एक दिन लोगों को आने का टाइम मिल गया, इसलिए बहुत दुनिया दूर दूर से, ऐसे इलाकों से भी गाड़ियाँ हमने देखी कि जो यकीन नहीं आता था कि वहाँ से भी कोई गाड़ी यहाँ पहुँच सकती है, ये कब चल पड़े होंगे। तो बहरहाल ये तो एक खेल है, इंसान ने जाना तो है, कामयाब जाए या नाकाम जाए, खुशी उस वक्त होती है कि जब कोई अपने मिशन में कामयाब चला जाए। तो इमरान खान जिस उसमें लगे हुए हैं, वो अल्लाह ताला उसमें कामयाब करे, और जो ऐसा हो जाए अल्लाह करे। हमारी तो ये हर मुखलिस पाकिस्तानी की दुआ है कि पाकिस्तान में सच्चे खरे मुसलमानों की, अल्लाह से डरने वालों की, मुल्क के लिए कुछ करने वालों की गवर्नमेंट बनी रहे, और इस सियासी कल्चर से जो पहले ही आज चल रहा है उससे हम सब की जान छूटे, और हम वो नया पाकिस्तान जिसका ख्वाब इमरान खान ने देखा है, दो नहीं एक पाकिस्तान, सबका पाकिस्तान, ये नहीं कि सिर्फ अमीरों का पाकिस्तान, ये नहीं कि ताकतवर का पाकिस्तान, ये सारा कुछ अल्लाह करे कि हम देखें। ये लगता ऐसे है कि इसकी तरफ पाकिस्तान तेज़ी से जा रहा है, और अब ये सफ़र हमारा कामयाब होता है, इस मंजिल को पाकिस्तान पहुंचता है, या किसी बदकिस्मती से दोबारा हम रिवर्स में चले जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे के लिए कोशिश करनी चाहिए, अच्छे के लिए दुआ भी करनी चाहिए, और अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। जो गवाही है बातों से, मसलन मैंने ये बातें की, और भी इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उनकी बातों को शेयर करें, उनकी बातों को लाइक करें, उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और इन बातों को फैलाने के लिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ से हम शेयर कर सकते हैं वो करें। सिर्फ सुन के हाँ में हाँ मिला देना कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, भाई काफ़ी नहीं है। आज आप घर बैठ के इस लड़ाई में पूरा हिस्सा डाल सकते हैं। जब आप शेयर कर देते हैं, आपके 200-300 दोस्तों को वो बात शेयर हो जाती है, उनमें से कोई और सुनता है, कोई और शेयर कर देता है। इस शेयर से ये बात दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भी जा सकती है। आप इसे मामूली ना समझें। ये चैनल जो है, हर किसी की चैनल से इनकम नहीं है, मेरी कोई इनकम नहीं है। मेरा चैनल का इब्तदाई दौर है, अब पता नहीं ये वीडियो मैंने बनाई है, ये पता नहीं कितने लोग चंद सुनेंगे, और वो भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सुन लेंगे, व्यूज़ आते हैं, 8-10-12 व्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी बात को जब आप इस जज्बे से सुनेंगे और आगे पहुँचाएंगे तो वो एक और चीज़ है, और अगर उसमें आपका हिस्सा बढ़ जाएगा, नीयत हो जाएगी आपकी, इसको मामूली ना समझें। इसी वक्त मैं आपको इसी बात पे एक वीडियो में आपको इंशाल्लाह पेश करूँगा कि ये इससे क्या होता है जब आप एक ड्राइंग रूम में बैठ के, एक कमरे में बैठ के, जैसे मैं बैठा हूँ, एक बात करते हैं किसी के साथ। ये तो वीडियो बात है, ये तो वीडियो पे जाएगी, यूट्यूब पे जाएगी, लेकिन एक आदमी से करते हैं जो उठ के मुलाकात करके आपसे चला जाएगा। फिर आप किसी और जगह बैठे हैं, वहाँ कुछ बहस चलती है, आप अपनी वही बात करते हैं जिसको आप सही समझते हैं। इसका भी इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि हम सोच नहीं सकते। और ये जो इम्पैक्ट इसका हो सकता है सोशल मीडिया का, ये तो अब सारी दुनिया जानती है और मानती है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये जो वीडियो है इसको सुन के, मेरी नहीं किसी की भी वीडियो जो अच्छी लगे, किसी टॉपिक पे हो, सियासत पे हो, खेल पे हो, एंटरटेनमेंट पे हो, जिसमें पॉजिटिविटी हो,
जिसमें नेगेटिविटी ना हो और जिसमें कुछ अच्छा मैसेज हो, वो ज़रूर शेयर करें आप। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका अजर देंगे। आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।